नमस्कार। देश न्यूज के खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज बात होगी कॉलेजों में किताब, सवाल और सियासत पर। कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश सरकार ने कॉलेजों में आरएसएस नेताओं की लिखी 88 पुस्तकों को पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय लिया। उच्च शिक्षा विभाग ने ये निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत लिया है। विपक्ष सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा रहा है। पूरा मामला इस तरह से है, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य भर के कॉलेजों में आरएसएस के नेताओं द्वारा लिखी किताबों को सिलेबस में शामिल करने का निर्देश जारी किया है। उच्च शिक्षा विभाग ने इस आदेश को जारी किया है। इस आदेश के बाद राज्य में सियासी पारा चढ़ गया। विपक्षी दल इसे विभाजनकारी विचारधारा को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है, जबकि बीजेपी का कहना है कि उसने पहले से चल रही राष्ट्र विरोधी विचारधाराओं को हटाया है। उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर धीरेन्द्र शुक्ला ने सरकारी और निजी सभी कॉलेजों के प्राचार्यों को 88 पुस्तकों का सेट खरीदने का निर्देश दिया है। इन पुस्तकों में प्रमुख आरएसएस नेताओं जैसे सुरेश सोनी, दीनानाथ बत्रा, डी अतुल कोठारी, देवेंद्र राव देशमुख और संदीप वासलेकर की किताबें शामिल हैं। सभी लेखक आरएसएस की शैक्षणिक शाखा विद्या भारती से जुड़े हैं। विभाग ने कॉलेजों को यह जल्द से जल्द इन किताबों को खरीदने के लिए कहा है। इस निर्देश का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुरूप भारतीय ज्ञान परंपराओं को एकेडमिक सिलेबस में शामिल करना है। विभाग ने कॉलेजों में भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ के गठन की भी सिफारिश की है। 88 पुस्तकों की इस सूची ने विशेष रूप से विद्या भारती के पूर्व महासचिव दीनानाथ बत्रा की लिखी 14 किताबों पर विवाद ज़्यादा है। बत्रा पहले भी 11वीं कक्षा की हिंदी की किताब से क्रांतिकारी पंजाबी कवि पाश की कविता को हटाने की मांग को लेकर चर्चा में आ चुके हैं। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि आखिर क्यों सरकार ने ये फैसला के लिया। और जिन 88 किताबों की बात हो रही है, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि ये किताबें लाइब्रेरी में रखी जाएंगी, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि कॉलेजों में इन किताबों का जो सिलेबस है वो पढ़ाया जाएगा। सवाल इस बात को लेकर उठता है कि आखिर जो सरकार ने निर्णय लिया है इसके पीछे की सोच क्या है। क्या सरकार का ये एजेंडा है कि कहीं ना कहीं जो संघ के लेखक हैं, जो आरएसएस के लेखक हैं, आरएसएस विचारधारा के उन किताबों को विद्यार्थियों को पढ़ा जाए। तमाम सारे सवाल हैं आज इसी पर। हालांकि मामला ये 6 से 7 दिन पुराना है, लेकिन अभी भी तमाम सारे जो सवाल हैं वो अभी तैर रहे हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार की मंशा इसको लेकर क्या है और फिर विपक्ष को इस पर आपत्ति क्यों है। हमारे साथ में खास मेहमान जो जुड़ रहे हैं उससे आपका परिचय करा देता हूं, तारुफ करा देता हूं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं कमल विश्वकर्मा जी, अध्यक्ष पालक महासंघ के। स्वागत करूंगा कमल जी आपका। हमारे साथ में हैं प्रशांत शर्मा जी, कैरियर काउंसलर हैं। प्रशांत जी, मैं आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहले कमल विश्वकर्मा जी, मैं आपके पास में आता हूं, जानने की कोशिश करूंगा, समझने का प्रयास करूंगा कि जिस तरह से अचानक सरकार का जो फैसला है 88 किताबों को, जो कि संघ से जुड़े हुए जो लेखक हैं उस विचारधारा से, उनकी किताबें जो कॉलेज है 55, ये माना जा रहा है कि 55 जो कॉलेज है PM एक्सीलेंस कॉलेज, वहाँ पर ये पुस्तकें रखी जाएंगी। इस एक चीज़ इस पर भी एक बहस छिड़ी हुई है। क्या ये जो किताबें हैं वो उसका सिलेबस कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम में होगा, या फिर जिस तरह से बाद में ये भी बयान आए कि नहीं ये तो सिर्फ लाइब्रेरी में ही रखी जाएंगी। क्या कहेंगे कमल जी? देखिए, मध्य प्रदेश में चाहे स्कूल शिक्षा हो और चाहे उच्च शिक्षा विभाग हो, ये दोनों ही विभाग में मध्य प्रदेश में शिक्षा का हमेशा प्रयोगशाला किया जाता है जी। जैसे कि अभी आपने बताया कि 88 किताबें मध्य प्रदेश सरकार NEP के तहत ये जो लाइब्रेरी में लेके आ रहे हैं। तो मेरा प्रश्न ये है, क्या ये बुक 88 किताबों को विषय विशेषज्ञ से अप्रूव कराइए? क्या उन पर उनकी सहमति जची है? क्या अगर हम एक बुक वो करते हैं उसके लिए 50-50, 60-60 NCERT से विशेषज्ञ लगा देते हैं और इसके बाद बुक को लेके आते हैं, तो कहीं ना कहीं जाकर
ये एक विचारधारा जो आपने बताया कि आरएसएस की विचारधारा, मैं अब एक उदाहरण देना चाहूँगा। इसी पे मैंने 10 से 15 दिन पहले माननीय उस शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी के माध्यम से बयान सुना। उन्होंने कहा कि रावण को लक्ष्मण ने मारा, मैंने किसी रामायण में पढ़ा है, ये तथ्य लिखे इसलिए हम लोग ये किताबें लाना चाहते हैं। तो मैं उस दिन से आज दिनांक तक कई रामायणों देख चुका हूँ। लगभग पूरे वर्ल्ड में 24 तरह की रामायणें चलती हैं। तो अभी तक तो मेरे पढ़ने में तो ऐसा नहीं आया कि रावण को लक्ष्मण ने मारा। तो ना जाने कहाँ कहाँ से ये नए नए उपयोग प्रयोग करते हैं और कुछ भी बयान दे देते हैं। और आज दिनांक तक उस शिक्षा विभाग की ये स्थिति है कि पिछले 3 वर्षों में अभी तक किताबें निर्धारित नहीं कर पाए। 34 साल का सिलेबस 15 दिन पहले आए, कब छपेंगी, कब मार्केट में मिलेंगी, कब बच्चा एग्जाम देगा, कब पास होगा, कब उसको। तो ये एक प्रयोगशाला चल रही है। वास्तविक तो ये है कि इन लोगों को जब समय से पहले कौन सी बुक चलना चाहिए, कौन सी बुक नहीं चलना चाहिए, ऑलरेडी पहले से बुक चल रही हैं, उन्हीं को विशेषज्ञ के पास रख दें। नए नए ये प्रयोगशालाओं से, नई नई विचारधाराओं से ये कुछ होने वाला नहीं है। ये सिर्फ एक प्रयोगशाला है। चलिए, जो कमल जी जो बात कह रहे हैं उसको थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूं प्रशांत शर्मा जी की तरफ। प्रशांत शर्मा जी, जिस तरह से कमल जी कह रहे हैं कि एक प्रयोग है, ये एक प्रयोगशाला के तौर पर इसका इस्तेमाल इसको किया जा रहा है, तो क्या इसको एक प्रयोग माने, या फिर जिस तरह से कहा जा रहा है, जिस तरह से तर्क है, सरकार का तर्क है कि जिस तरह से ज्ञान की बात हो रही है, जिस तरह से आदर्श की बात हो रही है, जिस तरह से विचारों की हम बात हो रही है, तो किस रूप में देखें कि अचानक ये सवाल तो उठता ही है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपने कहा कि कॉलेजों में 88 वो किताबें रखी जाएंगी और वो भी जितने भी जो आरएसएस के जो लेखक हैं उनकी ये किताबें होंगी। क्या कहेंगे प्रशांत शर्मा जी? राजनीतिक मुद्दा ना हो तो मैं इस पे बात करूं, क्योंकि बिगर टूल इसको राजनीतिक बनाना उचित नहीं है। देखिए क्या होता है कि जो उच्च शिक्षा विभाग में जो सिलेबस डिसाइड किया जाता है, एक उसकी एक समिति होती है, उसको हर तीसरे साल में या दूसरे साल में या जब भी प्रबंधन चाहे उसको वो डिसाइड कर सकता है कि हमारा सिलेबस क्या होना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से समय चल रहा है, शिक्षा उन्नति आगे बढ़ रही है, उस हिसाब से डिजाइन होता है। शासन ने महाविद्यालयों को जो है स्वशासी कॉलेज बनाया गया है। और स्वशासी कॉलेज में जो प्रबंधन समिति होती है उसको पूरे राइट्स होते हैं कि वो अपना सिलेबस खुद डिजाइन करे। जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं देश के अंदर, चाहे वो आईआईटी लेवल पे हो या नेशनल यूनिवर्सिटीज हो या अन्य प्रबंध संस्थान हो, उनको ये खुद को राइट होता है कि वो अपना सिलेबस समय के अनुसार डिजाइन कर सके। तो इस पर किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और जो ये टैग लगाया जा रहा है कि आरएसएस के द्वारा लिखी हुई, देखिए क्या है, इसको कहीं पे भी राजनीतिक रंग ना दें। क्योंकि एक बहुत अच्छा एक दोहा है कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। और उन किताबों में हमारा कंटेंट क्या है, क्या वो समय के अनुरूप है अथवा नहीं है, हमें उस पर विचार करना चाहिए। हमें ये विचार नहीं करना चाहिए कि वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं या सेवादल से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं प्रशांत शर्मा जी, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए, और फिर एक ऐसे विषय पर जो सीधे शिक्षा से जुड़ा हुआ है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जो 88 किताबें हैं वो सारी, जितने भी उसके लेखक हैं जिनका जिक्र हो रहा है कि जो लाइब्रेरी में रखी जाएंगी, वो सारे जितने भी हैं वो आरएसएस लेखक हैं, आरएसएस से विचारक हैं। इसी को लेकर ये कहा जा रहा है कि जो संघ का पाठ्यक्रम है, जो आरएसएस की लिखी किताबें हैं, अब वो कॉलेजों में पढ़ाई जाएंगी या उनको रखा जाएगा लाइब्रेरी में। सर, क्या हम सिर्फ इसी के कारण से वो किताबें हटा दें कि वो जो उसकी जो लेखक की विचारधारा है या विचारधारा उसको सपोर्ट करता है? हमारे देश में जितनी भी किताबें हैं, प्रशांत जी, हटाने की बात नहीं है, सवाल इसी बात को लेकर है कि मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि किस तरह का इसका इम्पोर्टेंस है और किस तरह से इसका फायदा विद्यार्थियों को मिलेगा।
आपको मैं इम्पोर्टेंस ही बताते जा जी, रहा हूँ जी। कि इसमें जो लिखी किताबें हैं क्या वो सांप्रदायिक हैं, क्या उसमें सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली चीजें उसमें उपलब्ध है। ये जो कंटेंट्स होता है अगर इस प्रकार का है तो मैं इसका विरोध करूंगा। अगर इस प्रकार का कंटेंट्स नहीं है इनमें और ज्ञानोपयोग है, हो सकता है कोई जानकारी पूर्व में शिक्षा में सम्मिलित नहीं की गई हो, जैसे अभी साक्ष्य अधिनियम बदले हैं, पहले मोबाइल की रिकॉर्डिंग को जी, या जी। अन्य डिजिटल, आप सुनिए मेरी जी, उस चीज जी। में डिजिटलाइज एविडेंस नहीं माना जाता था। जी। अभी आपने देखा होगा कुछ ही में अभी एक नोटिशन जारी हुआ कि आप अगर ईमेल जारी करते हैं, व्हाट्सएप जारी करते हैं, आपको अगर उस पर भी सम्मन भेजा जाता है तो वो तामील कहलाएगा सम्मन। जी। तो समय के हिसाब से चीजें बदल रही हैं, समय के तो हिसाब से, आपको जी। ये देखना पड़े, जी, उसको बिल्कुल। आपको ये एक देखना चीज़ और पड़ेगा मैं कि एक चीज़ उसमें और जो क्लियर कर, कंटेंट प्रशांत है जी जी। बढ़िया बात कर रहे हैं आप। मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ, जो दर्शक मुझे देख रहे हैं, कि मैं समझना चाहूँगा कि अभी भी इस बात को लेकर कन्फ्यूज़न है कि ये वाक़ई जो किताबें वहाँ पर रखी जाएँगी लाइब्रेरी में, वो उसका पाठ्यक्रम सिलेबस में भी होगा या फिर सिर्फ़ उनको लाइब्रेरी में ही रखा जाएगा? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि लाइब्रेरी में तो तमाम लेखकों की किताब होगी, उसमें इनकी भी किताबें वहाँ पर रखी जाएँगी। मैं आपसे समझना चाहूँगा प्रशांत शर्मा जी। देखिए क्या होता है कि आपको मैं बताऊं, जो लाइब्रेरी में बुक रखने का जो नियम है हुँ। वो वहां का प्राचार्य और एक उनकी जो समिति होती है विद्यालय या विश्वविद्यालय कहीं की भी, वो स्वतः निर्णय ले सकती है कि हमें कौन सी किताबें अपनी लाइब्रेरी में रखना है और नहीं रखना है। कई लोकल ऐसे लेखक होते हैं जिनके कंटेंट्स बहुत अच्छा होता है, उससे उनको ज्ञान बच्चों को मिल सकता है। अब वो ये जरूरी नहीं है कि वो किस विचारधारा से, अगर उसका कंटेंट्स बच्चों के हित में है तो उसको प्राचार्य अपनी स्वीकृति से अपनी लाइब्रेरी में रख देखिए सर, सकता है। इसके लिए तो इसमें किसी बाकायदा उच्च शिक्षा जी, विभाग ने निर्देश जारी किए हैं हाँ, कि हर बिल्कुल निर्देश कॉलेजों को जारी रखना किए हैं, पड़ेगा ये। बिल्कुल जी, निर्देश जारी किए हैं इस संबंध में। जी, और इसमें आपने अगर वो उसका कंटेंट्स पढ़ा है जी। और कंटेंट्स अनुपयोगी है, तब कोई भी पार्टी चाहे वो कुछ भी हो, मैं उसका विरोध करूंगा कि ऐसे कंटेंट्स को नहीं परोसना चाहिए जो प्रकार के सांप्रदायिक हो या जी, अन्य इससे हमारी धार्मिक भावनाएं भड़कती हैं। जी। चलिए, अगर इसमें बेहतर बात प्रशांत शर्मा जी आप कह रहे हैं, मैं इसको बात को थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ। कमल विश्वकर्मा जी हमारे साथ में हैं। कमल विश्वकर्मा जी, जिस तरह से प्रशांत शर्मा जी कह रहे हैं, या फिर इसके पीछे किताबें रखने का, लाइब्रेरी में रखने का, या जो कुछ चीज़ें हैं उसका पीछे का तर्क यही है कि अगर राष्ट्र निर्माण के लिए जो चीज़ें हैं और एक बेहतर विचारधारा के लिए जो चीज़ें हैं, जो बदलती स्थिति या परिस्थितियों में जो आवश्यक है, अगर उनको पाठ्यक्रम में रखा जा रहा है या उनको लाइब्रेरी में उन किताबों को रखा जा रहा है कि जो जो कॉलेज के छात्र हैं वो उनको पढ़ें, तो इसमें दिक्कत ही क्या है? मैं आपसे समझना चाहूँगा, जिस तरह से प्रशांत शर्मा जी कह रहे थे, फिर आपकी क्या इस पर तर्क है? देखिए, मैं शर्मा जी की 90% बातों से पूर्ण सहमत हूँ। जिन्होंने कहा कि समय के अनुसार बुकों होना चाहिए, मैं भी इसमें सहमत हूँ। लेकिन क्या वो 88 बुकें, मेरी एक ही मांग है कि 88 बुकें पहले समिति के जो विशेषक हैं उनसे निर्धारित हैं। अगर निर्धारित हैं तो उसमें कंटेंट बिल्कुल अच्छे होंगे, और अगर कंटेंट बदलाव होगा तो कहीं ना कहीं जाकर उससे विचारधारा से और इन चीज़ों में भी फर्क पड़ता है। तो जी। इसलिए कहीं ना कहीं जाकर उसको जो विशेषक समिति होती है उससे पहले अप्रूवल कराएं, उससे इसके बाद फिर राज्य सरकार आदेश दे, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। जी। चलिए प्रशांत शर्मा साहब, जिस तरह से कमल विश्वकर्मा जी कह रहे हैं, मेरा एक सवाल और यहाँ पर इस बात को लेकर है। एक चीज़ जो इन्होंने कही है, कमल जी ने किस तरह से कही कि जो एक कोई भी किताब जब अप्रूव होती है तो उसकी जो समिति होती है, जो उसके विशेषज्ञ होते हैं, उसके बाद ही, तो क्या इसमें ऐसा हुआ होगा, उस प्रोसेस से ये चीज़ें गुजरी होंगी, या फिर जिन लेखकों की सबसे जिक्र हो रहा है उन लेखकों की सीधे ये किताबें लाइब्रेरी के लिए, या फिर जिस तरह से उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश दिया है, निर्देश दिया है, वो जारी कर दिए गए हों? सक्सेना जी, जहां तक मैं आदरणीय कमल विश्वकर्मा जी को जानता हूं, जी। बहुत ही प्रबुद्ध और बहुत ही बौद्धिक स्तर पे व्यक्ति हैं, बहुत सुलझे हुए विचारों के व्यक्ति हैं। उनको शायद एजुकेशन फील्ड में मुझे लगता है कि जितनी जानकारी और नियम मालूम है, शायद ही वो किसी व्यक्ति को मालूम हो सकता है प्रबंधन समिति को भी इतनी नियम और सारी चीजें नहीं मालूम है। जी। आपका बहुत ही डीप अध्ययन है जी। और आपका मैं स्वागत करता हूं इस चीज के लिए कि आपने इतनी अच्छी बात रखी
कि हमें सबसे पहले कंटेंट्स पे जाना चाहिए। हमारा कंटेंट अगर बच्चों को पढ़ाने लायक हो तो वो किसी भी पक्ष का हो। देखिए हमारे इस देश के अंदर, और देश नहीं पूरे दुनिया भर के अंदर, सभी प्रकार के लेखक हैं। सभी प्रकार के लेखकों ने अपनी अपनी उस चीजों पुस्तकों को लिखी। क्रिश्चियंस ने भी लिखी हैं, सिख्स ने भी लिखी हैं, मुस्लिम्स ने भी लिखी हैं, हिंदुओं ने भी लिखी हैं, यहूदियों ने भी लिखी, कई सभी प्रकार से लिखा है। इसमें जो न्यूटन है, न्यूटन को जो नियम दिए गए हैं, जी या गैलीलियो ने जो नियम दिए गए हैं, क्या इनको धार्मिक आधार पे इस चीज का विरोध किया गया? नहीं, उनके कंटेंट्स अच्छे थे। उसमें शिक्षक उपयोगी, उसमें जो शिक्षक पढ़ाता है वो छात्र हित के कंटेंट्स थे, इसलिए उसको लिया गया है। तो मेरा ये सबसे महत्वपूर्ण विचार है कि इसको बिल्कुल भी ना आप ना कोई भी दल इसको उसमें ले। अगर कंटेंट बुरा है तो फिर लिखने वाला कोई भी हो, मैं उसका विरोध करता हूं। उसमें वो कंटेंट धार्मिक भावना को भड़काने वाला नहीं होना चाहिए। अगर छात्र हित में कंटेंट्स है जी कि जो उससे उसको नॉलेज मिलती है, ज्ञान मिलता है, तो ऐसे उस चीज का स्वागत होना चाहिए। और हमें किसी भी प्रकार के इसमें राजनीतिक बहस में नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए मेरा उस चीज में सुझाव है कि हम जो ये 88 लेखकों की जो पुस्तकें आई हैं, सबसे पहले हम इसके कंटेंट्स को मालूम करने की कोशिश करें कि उसमें कंटेंट्स है क्या। अगर इसका कंटेंट छात्र में है तो बिल्कुल, आपने क्षेत्रीय लोग अपने उसका क्षेत्रों का इतिहास लिखते हैं, कुछ लोग जैसे ने बघेलखंड का इतिहास, बुंदेलखंड का इतिहास, मालवा का इतिहास। तो ऐसी कई पुस्तकें ऐसी हैं कि जो कि हमारी लाइब्रेरी में मिल जाती हैं। लेकिन इसमें बड़ा इत्तेफाक लगता है कि उस चीज में ये बात लेके आए हैं ठीक कि है वो ठीक है, मैं आरएसएस थोड़ा से बिल्कुल विचारधारा को प्रसाद रखते शर्मा जी, हुए। आप जो बात कह रहे हैं या फिर कमल जी ने जो बात की थी, कमल जी वो कह रहे हैं कि पहले कंटेंट को देख लिया जाए। लेकिन कंटेंट तो तभी देखने को मिलेगा जब वो लाइब्रेरी में जब किताबें आ जाएंगी, वहां पर रख जाएंगी। उसके पहले तो कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। उच्च शिक्षा विभाग ने सीधे उसको लेकर निर्देश दे दिए हैं, तो ये तो बाद में ही मालूम पड़ेगा। जिस तरह से प्रसाद शर्मा जी कह रहे हैं, फिर जिस तरह से आपने कहा कि कंटेंट किस तरह आपको से मैं है, बता कमल जी। जी, देखिए, कोई भी प्रोसेस से गुजरने से पहले मैं इस चीज़ का पूर्ण विरोध करता हूँ। जैसे कि राज्य सरकार ने 88 किताबें, मध्य प्रदेश सरकार ने, उस शिक्षा विभाग ने निर्धारित कर दी कि ये लाइब्रेरी में रखी जाएंगी और इनके प्रिंसिपल और प्रोफेसर ये पढ़ेंगे। उसको निर्धारित करने से पहले, आदेश निकालने से पहले, क्या विशेषज्ञों से वो जो कंटेंट है वो अप्रूवल लिया है क्या? अगर अप्रूवल नहीं लिया है तो सरकार को आदेश नहीं निकालना चाहिए। पहले उन बुकों को, कंटेंट को पास कराना चाहिए। इसके बाद उनको छात्र हितों के लिए उनको प्रेषित करना चाहिए। लेकिन लेकिन एक बात ये भी आई है, जब इसी को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से जब पूछा गया था इन किताबों को लेकर, तो उन्होंने एक बात और जोड़ दी उसमें कि वो कह रहे हैं कि न केवल जो जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, जो आरएसएस के जो लेखक हैं, आरएसएस से जुड़े हुए लेखक हैं, बल्कि ऐसे तमाम जो लेखक हैं उनकी किताबें भी लाइब्रेरी में होना चाहिए, उनको भी कहीं ना कहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और आता है कमल जी, कि लाइब्रेरी में ठीक है, किताबें लाइब्रेरी में रख जाएंगी, तमाम सारी किताबें, हज़ारों की तादाद में वहाँ पर किताबें रहती हैं, ये भी किताबें वहाँ पर आ जाएंगी। लेकिन क्या कहीं ना कहीं लाइब्रेरी में जो पढ़ने वाले हैं वो पहुँचें, इसके लिए भी कहीं ना कहीं ये ज़रूरत है कि इससे और प्रेरित किया जाए कि आप फलानी किताबें वहाँ पर हैं तभी तो, नहीं तो फिर किताबों रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। लाइब्रेरी में कितने छात्र छात्रा किताबों को लेकर पढ़ने वहाँ पर पहुँचते हैं। देखिए, मैं आपकी इस डिबेट में यही कहना चाहूँगा कि कोई भी आदेश को निकालने से पहले छात्र हितों में हो, पहले उस पर पास होना चाहिए। विशेषज्ञों से इसकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए। लाइब्रेरी में किताबें रखने से कुछ नहीं होने वाला है और इस तरह की कई बुकें और भी रखी रहती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा सिर्फ ये पक्ष ये है शिक्षा के क्षेत्र में, इसलिए कि कहीं ना कहीं जो बुकें 88 किताबें जो निर्धारित की हैं, वो क्या राज्य सरकार ने आदेश निकालने से पहले विशेषज्ञों से या समिति से या जनता के हितों में या स्टूडेंटों से पास कराई है क्या? नहीं कराई ना। डायरेक्ट सिर्फ सरकार ने अपनी लाइब्रेरी के लिए सीधा आदेश निकाल दिया है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय तो उस शिक्षा मंत्री रहे, तो मेरे से बेटर उनको भी मालूम होना चाहिए क्या चीज़ होना चाहिए और क्या चीज़ नहीं होना चाहिए। तो इसको तो मैं ये कहूँगा, ये थोपा हुआ एक आदेश है कि ये हमने लाइब्रेरी में इतनी बुकें आपको चलाना है, जिसका पैसा राज्य सरकार देगी और ये आपको करना है। ये है कहानी। प्रशांत जी कुछ कहेंगे? जिस तरह से कमल जी कह रहे हैं, ये कॉज है क्या इसमें?
देखिए मेरा ये मानना है कि जब भी कोई किताब जो है किसी लाइब्रेरी में रखने के लिए आती है या शासन ने ये आदेश दिया है जी कि 88 लेखकों की किताबें हमारी लाइब्रेरी में होना चाहिए, तो मेरा ऐसा मानना है कि निश्चित रूप से ही इसको एक जो समिति होती है या जो भी उन्होंने इसको डिसाइड किया होगा, समिति बनाई होगी, उन्होंने निश्चित ही इस कंटेंट्स को पढ़ा होगा। जी क्योंकि बगैर पढ़े कोई भी राज्य शासन हो, चाहे वो महाविद्यालय विद्यालय हो, जी वो कोई भी बगैर कंटेंट को पढ़े हुए थे अपनी लाइब्रेरी में पुस्तक को सम्मिलित नहीं कर सकती है। अगर ऐसा होता है जी तो उस पर कानून का ऐसे प्रावधान है कि उस पर समिति और उसके प्राचार्य के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो कि जो कि अनैतिक हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि निश्चित ही ये समिति के पास मैटर गया होगा और समिति ने इसको अप्रूव भी किया होगा। हालांकि इस संबंध में सरकार को इस समिति का एक क्लॉज जरूर डालना चाहिए था अपने आदेश में जी कि इसके कंटेंट्स को उक्त समिति द्वारा प्रस्तावित किया गया है। जी चलिए हालांकि मैंने वो आदेश अभी जी देखा जी नहीं है, जी जी लेकिन इस प्रशांत जी चीज में निश्चित ही रूप से डालने से पहले दिया होगा। जी ठीक है प्रशांत जी, ठीक है, किताबों की बात हो रही है, इतनी किताबें वहां पर रखी जाएंगी, तमाम सारी किताबें। वही सवाल जो कमल जी से मेरा सवाल था कि अब ठीक है लाइब्रेरी में रख दिया, लेकिन लाइब्रेरी में वो पढ़ने वाले पहुंचे, कहीं ना कहीं ये भी सरकार की या प्रबंधन की ये जवाबदारी बनती है कि इस ओर भी ध्यान दिया जाए, तभी तो उसकी सार्थकता है उन किताबों की। प्रशांत जी सक्सेना जी, जब तक हम पढ़ाई को रोचक नहीं बनाएंगे, जी हम उसको उसका मतलब नहीं समझा पाएंगे। मान लीजिए आपने किसी भी चीज को समझाया है, आपने किसी फिजिक्स के सिद्धांत को समझाया है, आपने न्यूटन के नियम को समझाया है किसी छात्र ने, जब तक वो दैनिक जीवन में उसकी उपयोगिता नहीं समझेगा छात्र, जी तब तक उसके लिए वो नियम उपयोगी नहीं होगा। तो ऐसे ही बुक्स का है, बुक्स को अगर आपके छात्र आपके शिक्षक द्वारा जी अगर उसको अच्छी तरह से अध्ययन किया है, उसका सही मतलब समझाया जाता है, तो निश्चित ही छात्र उसके लिए अग्रेसित होंगे, लाइब्रेरी में बैठेंगे, पढ़ेंगे, उनको महत्व समझाना होगा। क्योंकि डिजिटलाइजेशन युग में हम ये देख रहे हैं कि छात्रों की रुझान जो है वो पुस्तकों की ओर से कम हो रहा है, वो डिजिटलाइजेशन की तरफ ज्यादा जा रहा है, उसको इतना समय नहीं रहता है कि वो उस चीज में अन्य चलिए पुस्तकों चलिए, को वक्त की समझे। कमी है, ऐसे कमल बहुत जी ही कुछ कम चीज छात्र एड ऑन हैं। करना चाहेंगे चलते चलते, कोई ऐसी बात रह गई हो जो आप दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे? मेरा तो सिर्फ एक ही सुझाव है कि शिक्षा को राजनीति से दूर रखना चाहिए, शिक्षा को शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहिए, तभी हमारा एक जो भविष्य, बच्चों का भविष्य का जो निर्माण होता है शिक्षा से, वो हो सकता है। अगर शिक्षा पर राजनीति होगी तो कभी कुछ नहीं होगा, सिर्फ प्रयोगशाला बनकर शिक्षा रह जाएगी। चलिए, तो चर्चा करने बहुत का उद्देश्य यही था कि कहीं ना कहीं सरकार ने जिस तरह से फैसला लिया है उन 88 पुस्तकों को लेकर, जो कि जो पीएम एक्सीलेंस कॉलेज हैं 55 कॉलेज, उसमें रखा जाएगा। हालांकि उसके पहले उस पर किताब को लेकर तमाम तरह के सवाल भी हैं और उस पर सियासत भी जारी है। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से जो हमारे ख़ास मेहमान हमसे जुड़े, उन्होंने अपने अपने तर्क रखे और उस तर्क के ज़रिए किस तरह की चीज़ें होना चाहिए या किस तरह की चीज़ें हैं वो हमने दर्शकों के सामने रखने की कोशिश की है। दोनों मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो जिस तरह से प्रदेश सरकार का फैसला, कॉलेजों में जो किताब हैं, आरएसएस के जो लेखक हैं उनकी लिखी हुई किताबें रखी जाएंगी, लेकिन उससे पहले सियासत और तमाम तरह के सवाल। शिक्षा का माफिया तंत्र में आज बस इतना ही। देश न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।